नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज जो टॉपिक है, एक ऐसे विषय पर जो वर्तमान में भारतीय राजनीति और प्रशासन में गर्मजोशी से चर्चा में है। मैं बात कर रहा हूं एक राष्ट्र एक चुनाव, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन नेशन वन इलेक्शंस। क्या है यह अवधारणा और इसके फायदे और नुकसान क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, और क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए सही कदम होगा? साथ ही हम जानेंगे कि कोविंद समिति की सिफारिशें जो इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आइए विस्तार से हम इसको समझते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा का मतलब है कि पूरे देश में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराए जाएं। इस मॉडल का लक्ष्य यह है कि पूरे देश में एक ही समय पर मतदान हो ताकि बार बार चुनाव होने से बचा जाए। आगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि अन्य लक्ष्यों की चर्चा करेंगे। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग इतिहास में अगर जाएं तो भारत में सबसे पहले 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में राजनीतिक अस्थिरता और सरकारों के समय से पहले गिरने के कारण यह सिलसिला टूट सा गया। अब फिर से इस मॉडल की बात क्यों हो रही है? हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा शुरू की है। इस समिति का उद्देश्य इसके कार्यान्वयन की संभावनाओं, चुनौतियों और संवैधानिक बदलावों का आकलन करना है। समिति ने कई सिफारिशें दी हैं जिनको हम लोग विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से मुख्य रूप से ये तीन हैं: संवैधानिक संशोधन, मध्यावधि चुनाव की संभावना और प्रमुख कानूनी और प्रशासनिक बदलाव। दोस्तों, संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को समन्वित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 से लेकर 83 और 172 में संशोधन की सिफारिश की गई है। अगर किसी राज्य की सरकार कार्यकाल से पहले गिरती है तो वहां वैकल्पिक तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति शासन या फिर मध्यावधि चुनाव। दोस्तों, प्रमुख कानूनी और प्रशासनिक बदलाव के तहत इस योजना के क्रियान्वयन के लिए चुनाव आयोग और राज्यों के चुनाव प्रबंधन में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत होगी। कोविंद समिति का मानना है कि यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो एक राष्ट्र एक चुनाव को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। इसके फायदे क्या क्या होंगे? सबसे पहला फायदा तो दोस्तों खर्च में कमी की होगी। बार बार चुनाव होने से सरकारी धन और संसाधनों की बर्बादी होती है। अगर चुनाव एक साथ हो तो इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। प्रशासनिक कार्यों में बाधा, चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है जिससे विकास कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों। एक साथ चुनाव होने से इस समस्या से बचा जा सकता है। मतदाताओं की भागीदारी, माना जाता है कि एक साथ चुनाव से मतदाताओं में ज्यादा जागरूकता आएगी जिससे वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। दोस्तों, इसके फायदे के साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, इसका भी हम लोग आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त रूप से अगर देखें तो राजनीतिक अस्थिरता, अगर किसी राज्य की सरकार समय से पहले गिर जाती है तो वहां मध्यावधि चुनाव या फिर पूरे देश में चुनाव फिर से कराना होगा। ऐसी तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, इसका भी प्रावधान किया गया है। इसे हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। विविधता को नुकसान, भारत में चुनाव क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर होते हैं। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो क्षेत्रीय मुद्दे दब सकते हैं। संवैधानिक और प्रशासनिक समस्याएं, एक साथ चुनाव के लिए कई संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की आवश्यकता होगी। यह इतना आसान नहीं है जितना
यह कागजों पे दिख रहा है। दोस्तों, अगर एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करना है तो इसके लिए संविधान में कई संशोधन करने होंगे। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 83 और 172 में बदलाव की आवश्यकता होगी, जो लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके लिए चुनाव आयोग की भूमिका भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग कि विश्व के देशों में ये चुनाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया के कई देश में एक साथ चुनाव कराने का प्रचलन है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और वहां की कांग्रेस का चुनाव एक साथ होता है। वहीं कुछ देशों में विभिन्न स्तरों पर अलग अलग चुनाव होते हैं। हमें यह देखना होगा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में क्या मॉडल सबसे उपयुक्त रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक राष्ट्र एक चुनाव एक बड़ा और गंभीर निर्णय होगा। इससे प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा और राजनीतिक दलों की रणनीतियों में बदलाव आएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा या कमजोर होगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों को। कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी मुहर लगा दी है। यहां पे मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन, एक साथ चुनाव होंगे, वो दो चरणों में लागू होगा। सबसे पहला दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे। और इस दूसरा जो होगा, दूसरा चरण जो होगा इसका, वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव के ठीक 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडीज यानी कि स्थानीय जो निकाय होते हैं उसका चुनाव होगा। स्थानीय निकायों में म्युनिसिपैलिटी, नगर निकाय, पंचायत, ये तमाम सारे निकाय आते हैं। अच्छा दोस्तों, यहां पे एक सवाल है कि ठीक है, अभी तो ये कैबिनेट ने अपनी इस समिति की सिफारिशों पर अपनी मुहर लगा दी है, लेकिन आगे क्या? तो आगे इसमें संविधान में संशोधन करने के लिए बिल लाना होगा। आधे राज्यों की इसमें अनुमति अनिवार्य है। यहां एक चुनौती यह भी है कि लोकसभा में मौजूदा सरकार बहुमत में नहीं है, इसलिए एनडीए और एलाइज यानी कि उसके गठबंधन जो पार्टियां हैं से बातचीत और राज्यों से बातचीत करनी होगी। लोकल बॉडीज तक भी जाना होगा सरकार को और उनसे भी बातचीत करनी होगी। दोस्तों, यहां पे संविधान में जो संभावित बदलाव की बात जो की जा रही है उसमें दो प्रमुख हैं। इसमें पहला प्रमुख प्रावधान यह करना होगा कि विशेष बहुमत की आवश्यकता लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पड़ेगी। इसके लिए दो शर्तें पूर्ण होनी चाहिए। ये आर्टिकल 368 के अनुसार मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के आधे सदस्यों का अनिवार्य समर्थन इसमें आवश्यक है। दूसरा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 संशोधन के पक्ष में वोट करेंगे, तब जाके ये संभव हो पाएगा। अब बात करते हैं दूसरे संभावित बदलाव की, कि जो 100 दिनों के भीतर आम चुनाव करवाने होंगे। इसके लिए लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट 7th शेड्यूल यानी कि राज्य विषय के जो कि 7वें अनुसूची में सम्मिलित है, उसमें बदलाव करने होंगे। जो लोकल गवर्नमेंट को लेकर प्रावधान वहां पे किए गए हैं, इसके लिए शक्तियां सिर्फ जो इसमें जो बदलाव करने की शक्तियां हैं वो सिर्फ राज्यों के पास है, यानी कि कानून इस पे सिर्फ राज्य ही बना सकते हैं। और इसमें परिवर्तन के लिए 368 अनुच्छेद 368 के अनुसार दोस्तों 50% राज्यों की सहमति अनिवार्य होगी। मुश्किलें कम नहीं है इसको, चुनौतियां कम भी नहीं है इसको लागू करने में। दोस्तों, बात करते हैं उस संभावना की कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसके बाद क्या होना है। तो दोस्तों,
कोविंस समिति के अनुसार एक नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस होगा जो कि है 82A, यानी कि इसमें वन इलेक्शंस के प्रोविजंस शामिल किए जाएंगे। ठीक है। और दूसरा कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा और उसकी पहली बैठक होगी तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना का जो दिनांक होगा वो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट माना जाएगा, यानी कि नियुक्ति का वो दिन माना जाएगा। अर्थात इसके बाद गठित विधानसभा लोकसभा का टर्म एक्सपायर होने के बाद अपने आप स्वतः रूप से डिसॉल्व माना जाएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा का कार्यकाल 2024 से 29 तक है वर्तमान, और बिहार विधानसभा का कार्यकाल यानी कि जो अगले साल चुनाव होने हैं वहां पे 2025 में, वो 2030 में उनका टर्म पूरा होगा। लेकिन जब ये प्रोविजन लागू हो जाएंगे तो बिहार विधानसभा 2029 में ही कार्यकाल पूरा कर लेगा। लेकिन इसमें एक संभावना यह भी होती है कि अगर किसी राज्य का जो सरकार है वो समय से पहले अगर गिर जाती है तो क्या, अपने टर्म पूरा करने से पहले, तो दोस्तों यहां पे मिड टर्म चुनाव का इलेक्शन का प्रावधान है। इसके लिए दो बातें ध्यान में रखने की जरूरत है। ये मिड टर्म चुनाव इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए होंगे। अच्छा, यहां पे एक और चीज है कि जो मिड टर्म चुनाव होंगे तो बचा हुआ जो कार्यकाल होगा पीरियड, वो उसको क्या माना जाएगा, तो इसको माना जाएगा अनएक्सपायर्ड टर्म, और इसके लिए ही वो मिड टर्म इलेक्शन होंगे, यानी कि वो चुनाव होंगे। यानी कि जो नई सरकार चुन के आएगी वो सिर्फ उस बचे हुए कार्यकाल के लिए ही काम करेगी, और जब दोबारा जब टर्म पूरा हो जाएगा यानी कि नेक्स्ट साइमल्टेनियस इलेक्शन का डेट वर्ड्स आ जाएगा तब दोबारा वापस से चुनाव होंगे। इसी बीच अगर ईसीआई को यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि एक साथ चुनाव कराना किसी कारणवश असंभव है तो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति अगले डेट को लेकर नोटिफिकेशन निकालेगा, लेकिन अगला इलेक्शन साथ साथ ही होगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बहुत सारे चेंजेस भी करने पड़ेंगे, जैसे सिंगल इलेक्टोरल रोल यानी कि मतदाता सूची का निर्माण, जो कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार करेगा। इसमें कंस्टिट्यूएंसी, जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है वो, विधानसभा क्षेत्र है वो, और जो पंचायत क्षेत्र है, इस तीनों का एक सम्मिलित रूप से इलेक्टोरल रोल बनेगा। इसके लिए भी इस प्रावधान को भी पूरा करने के लिए 50% राज्यों की सहमति आवश्यक होगी अलग से। दोस्तों यहां पे एक चीज और आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो वर्तमान सिनेरियो है, जो वर्तमान स्थिति है संसद में, उस पे हम लोग देखते हैं दोस्तों। टोटल 47 पार्टियां हैं संसद में हमारे पूरे ये में, जिसमें 47 हैं, जिसमें 32 फेवर में है और 15 अपोज कर रही हैं। लोकसभा में 543 में से 362 एमपी के कंसेंट की और वोटिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। राज्यसभा में एनडीए एनडीए 121 एमपी के साथ है और इंडिया ब्लॉक 85 एमपी के साथ, और 2/3 अगर इसका निकाले तो 164 की जरूरत पड़ेगी 245 में। यहां एक बार ध्यातव्य है कि 234 करेंट सिटिंग एमपी हैं राज्यसभा में, जिसमें इसमें अन्य मुद्दे भी हैं। हम लोग ऑब्जेक्टिव की चर्चा एक ब्रीफ तरीके से और कर लेते हैं कि इसकी ऑब्जेक्टिव जो है अवैध चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन स्रोतों पर लगाम लगाना इसका दोस्तों उपाय है। आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया जा चुका है। हाल ही कुछ दिन पहले ही ये वर्डिक्ट आया था।
दूसरा कि पब्लिक फंड को सेव करना इसका ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो एक्सेसिव स्पेंडिंग है, यानी कि जो अत्यधिक खर्च है, उसको विनियमन करने की आवश्यकता है, रेगुलेशन की जरूरत है। और स्टेट मशीनरी का जो मिसयूज होता है या ओवर यूज होता है, उसको सीमित करना, कम और छोटा चुनाव हो की व्यवस्था करना, जो चुनाव को और सरकार को इफिशिएंट बनाएगा। साथ साथ इसके चुनौतियां भी हैं, चुनौतियां भी हम लोग ब्रीफ तरीके से देख लेते हैं कि एक जी हजूरिया सरकार का इसमें गठन होने की संभावना है। डोमिनेंट पार्टी जो होंगी वो नेशनल लेवल पे अपना एडवांटेज जरूर लेंगी और अनपॉपुलर गवर्नमेंट के गठन होने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग कंक्लूजन की, यानी कि निष्कर्ष क्या है। तो देखिए दोस्तों, हालांकि जल्दीबाजी से बेहतर है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से जनता के विचार जरूर सुनने चाहिए। दूसरा, जल्दीबाजी में कहीं हम अपनी डेमोक्रेसी कल्चर को ही ना बदल दें, जो हमारे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, कि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की मुख्य धारा है हमारा जो डेमोक्रेसी कल्चर है। और तीसरा, देश के को चुनाव की जरूरत अवश्य है, लेकिन लोकतंत्र की भी उतनी ही आवश्यकता है। जल्दीबाजी में कहीं हम उस पे खतरा ना ले आए। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। ये एक्सप्लेन वीडियो है, इसलिए इसमें एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है, और इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना प्यार इसी तरीके से बना के रखें। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।